नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। साथियों, आपके सामने जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज को आगे बढ़ाने के क्रम में एक बार फिर से मुखातिब हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं पहली यूनिट के अंदर लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व, विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, और उसके बाद में हमने उद्भव विकास जो होता है, उद्भव विकास की भी कहानी हम पढ़ चुके हैं। साथ में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन को भी हम पढ़ चुके हैं। लोक प्रबंधन के नए आयाम जो टॉपिक था यहाँ पर, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नवीन लोक प्रशासन। तो हो गया लोक प्रशासन के प्रति अधिगम, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, लोक प्रशासन के प्रति अधिगम। और इस अधिगम के संदर्भ में हमने कई सारी चीजें पढ़ ली हैं, कई सारी बातें हमने इसमें पढ़ ली हैं, कई सारे अधिगमों को हमने पढ़ लिया। जैसा कि पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा, दार्शनिक अधिगम। कौन सा, दार्शनिक अधिगम को हमने पढ़ लिया था। और दार्शनिक अधिगम के बाद में कानूनी अधिगम को भी हमने पढ़ लिया था। दूसरा था कानूनी अधिगम। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था कौन सा, ऐतिहासिक अधिगम। ऐतिहासिक अधिगम। तत्पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, ऐतिहासिक अधिगम के बाद हमने पढ़ा था केस स्टडी अप्रोच। उसके बाद हमने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को भी पढ़ लिया था। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम जो है उसको भी हमने पढ़ लिया था। टेलर के बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा कर ली थी। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम या सिद्धांत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, एक बड़ा सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय उपागम। शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय उपागम। साथियों, शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय उपागम क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद हम लोगों शास्त्रीय उपागम को पढ़ने के पश्चात हम मानव संबंध उपागम की भी चर्चा करेंगे। साथियों, चूंकि ये फास्ट रिवीजन क्लास है हमारी आरएस मेंस को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे भी नहीं जाऊंगा। सारी लगभग थ्योरी विचारकों को मेनली टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाए, आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो शास्त्रीय विचारधारा जो है, शास्त्रीय विचारधारा को अगर हम ढंग से देखें तो शास्त्रीय विचारधारा की दो शाखाएं मानी जाती हैं। एक तो शाखा यही जो अब यहाँ आपने ऊपर पढ़ा है, एसएमटी को भी, क्योंकि एसएमटी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है ये शास्त्रीय विचारधारा के समान ही अपनी बातें बताता है, लगभग सेम बातें हैं, सेम मान्यताएं हैं, इसलिए एसएमटी को भी शास्त्रीय विचारधारा का ही एक ही ब्रांच माना जाता है। साथ में शास्त्रीय विचारधारा को चरम लेवल पर पहुंचाने वाला जो एक विचारक है, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। तो नौकरशाही सिद्धांत की भी या नौकरशाही उपागम, ये भी शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत ही आता है, शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि नौकरशाही विचारधारा जो कि एक अलग से विचारधारा थी, मैक्स वेबर के द्वारा दी गई, और वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा जो टेलर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ये दोनों विचारधाराएं जो हैं ये शास्त्रीय विचारधाराओं के समान है, बिल्कुल उसके समकक्ष है, इसलिए इन दोनों को इसी की स्कूल या ब्रांच माना जाता है। तो एक तो बात आपके माइंड में ये रहनी चाहिए। दूसरी एक और बात करें दोस्तों कि शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय विचारधारा है क्या। शास्त्रीय विचारधारा की 4-5 विशेषताएं होती हैं दोस्तों। 4-5 विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली विशेषता तो ये है, शास्त्रीय विचारधारा की पहली विशेषता तो ये है दोस्तों कि ये संगठन की औपचारिक संरचना के तार्किक पुनर्निर्माण पे बल देती है। तार्किक पुनर्निर्माण पर बल देती है। दूसरी बात, ये प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पे बल देती है। प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों
की खोज पर बल देती है। तीसरी बात इसमें कि प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी को, प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य के रूप में देखती है। किसके रूप में देखती है दोस्तों? आर्थिक मनुष्य के रूप में इसको देखती है, समझती है। इसके बाद ये औपचारिक नियम कानूनों पर, नियम कानून या संविधान पर विशेष बल देती है। दोस्तों इस प्रकार से ये और भी बहुत सारी बातें हैं। ये बेसिकली संरचना को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं, संरचना को ही संगठन की सफलता का आधार मानती है। संरचना पर विशेष बल दिया जाता है, संरचना पर विशेष बल दिया जाता है। यानी संगठन के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी है, कोई भी सफल, अगर प्रशासन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहा है, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की संरचना में या संगठन की संरचना में कोई ना कोई कमी आ गई है। यानी ये कहते हैं कि आप जो है संगठन को सोच समझ के संगठन को निर्माण कीजिए, तार्किक रूप से सोच समझ करके निर्माण कीजिए। संगठन को बनाने के, प्रशासन को बनाने के, निर्मित करने के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों को आप नहीं जानते तो उनकी खोज कीजिए, और ये सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। सभी देशों में, सभी प्रकार के प्रशासनों में, सभी प्रकार के संगठनों में ये समान रूप से पाए जाते हैं। अतः इन सिद्धांतों की खोज करो और इन सिद्धांतों के आधार पर संरचना को अच्छे से रीडिजाइन करो, अच्छे से पुनर्निर्मित करो। और यहाँ अगर आपने संगठन को निर्माण करते समय ही औपचारिक सोच समझ के, औपचारिक इसका नियम कानून बना दिए, इसके संविधान बना दिया, उस संविधान के तहत, नियम कानूनों के तहत ही कार्यों का आवंटन किया जाए। विभिन्न पदाधिकारी जो हैं, इन पदाधिकारियों को कार्यों का आवंटन जितना भी है वो सब नियम कानूनों के अनुसार होना चाहिए, सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। और इसमें कार्यप्रणाली भी अपने आप सिद्धांतों के अनुसार होगी। पहले से तय कर दो, आपस में विभिन्न पार्टों को एक दूसरे से जोड़ दो। जैसे एक मशीन होती है तो मशीन को असेंबल करने के कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, उन सार्वभौमिक सिद्धांतों के तहत मशीन को असेंबल कर दो। जैसे साइकिल है तो साइकिल के विभिन्न पार्ट्सों को असेंबल करना, मैकेनिकल जो सिद्धांत है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधी जो सिद्धांत हैं, या कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग संबंधी जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को अप्लाई करते हुए आप बिल्डिंग को बनाइए या मशीन को या साइकिल को बनाइए। और आपने अगर विभिन्न पार्ट्स को आपस में प्रॉपर तरीके से सिद्धांतों के अनुसार जोड़ दिया तो आप अपने आप ही संगठन की कार्यप्रणाली बेहतर हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। जैसे हैंडल, पैडल, चेन चक्का वगैरह को आपस में प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया तो आपके एक पार्ट का काम करने पर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट अपने आप काम करेगा। पैडल के काम करने पे चेन चक्का, चेन, पहिया, साइकिल अपने आप काम करेगी, अपने आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगी। लेकिन अगर किसी पार्ट्स में कोई दिक्कत हो गई, माना कि चेन ही लूज हो गई, तो चेन लूज होने का प्रभाव पूरी साइकिल की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप उसकी संरचना को सुधार दीजिए, उसमें जो डिफेक्ट आया संरचना में, चेन जो लूज हुई है उसको टाइट कीजिए, प्रॉपर तरीके से ऑयल ग्रीस कीजिए। अगर आपने ये सब कुछ कर दिया तो संगठन अपने आप काम करेगा। बेसिकली इसमें संरचना पे बल दिया जाता है, प्रक्रिया पर ध्यान कम दिया जाता है। संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको मशीन के पुर्जे के रूप में देखा जाता है। बेसिकली ये कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य देखते हैं। किसके रूप में? आर्थिक मनुष्य के रूप में देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है आर्थिक मनुष्य, तो ये आर्थिक मनुष्य के रूप में देखते हैं। ये मानते हैं कि पैसा दो और काम करवाओ, जैसा कि यहाँ टेलर मानता था। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंदर जो टेलर हैं, वो टेलर जो मानते थे वही बात ये भी मानते हैं। और ये भी ट्रिपल पे बल देते हैं, कार्यकुशलता, मितव्यता और प्रभावशीलता लाने पे बल देते हैं। तो इस प्रकार से औपचारिक नियम कानूनों, संविधानों, औपचारिक संरचना पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पर बल दिया जाता है। और ये प्रशासन को विज्ञान बनाने का, सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पे विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये मोटे तौर पे जितने भी शास्त्रीय विचारक हैं, अभी हम पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल है, लूथर गुलिक है, मुनेरेले है, उर्विक है, या मैक्स वेबर है, फोलेट है, कई सारे विचारक हैं। इन विचारकों सबको हम साथ में लेके पढ़ें तो सबका एक कॉमन बात जो निकल के आती है
वो कॉमन बात सबकी यही निकल के आती है कि सभी औपचारिक संरचना के तार्किक पुनर्निर्माण पे बल देते हैं, औपचारिक संरचना को सुधारने पर या संरचना पे विशेष बल देते हैं, इसलिए इसको संरचनात्मक उपागम या परंपरागत उपागम भी कहते हैं। इसमें सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पे बल दिया जाता है, कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य माना जाता है, नियम कानूनों औपचारिकता पे, इसमें अनौपचारिक पहलुओं पे ध्यान नहीं दिया जाता, औपचारिक पहलुओं को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि शास्त्रीय विचारधारा या शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय उपागम क्या होता है। अब शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित कई सारे विचारक हैं, उन विचारकों की हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एक विचारक लेते हैं हम सबसे पहले। शास्त्रीय विचारधारा के अंदर आने वाला जो विचारक है वो है हेनरी फ्योल। कौन सा है? हेनरी फ्योल। दोस्तों हेनरी फ्योल शास्त्रीय विचारक माना जाता है। हेनरी फ्योल से संबंधित हम कई सारी बातों को डिटेल में पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ हमेशा कि परिचय की चर्चा करें। हेनरी फ्योल ने 6 औद्योगिक गतिविधियां बताई थी। औद्योगिक गतिविधियां, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने प्रबंधकीय गतिविधियां, जिसे POCCC के नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है पहले, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। POCCC आपसे एग्जाम में पूछा गया। इसके साथ में आप प्रबंधक या नेता के गुण या विशेषताएं, नेता के गुण या विशेषताएं हेनरी फ्योल ने बताई हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। फिर प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासन के इन्होंने 14 सिद्धांत बताए थे। उन 14 सिद्धांतों की जो प्रमुख रूप से जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, ये सब चर्चा हम करेंगे। दोस्तों लास्ट में इनकी आलोचना करते हैं, लेकिन आलोचना शास्त्रीय विचारकों की एक साथ हो जाएगी। शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, एक साथ सबकी जब आलोचना करेंगे तब उसके बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों हेनरी फ्योल फ्रांसीसी विचारक था, माइनिंग इंजीनियर था, ये खानों का इंजीनियर था, लेकिन इसको मैनेजर के रूप में इसने ज़्यादातर काम किया। एक्चुअली मैनेजमेंट गुरु के रूप में, या अपन कहें कि मैनेजमेंट प्रबंधक जो होता है, प्रबंधक के रूप में इसको ज़्यादा जाना जाता है। जहां आपको पता है कि टेलर ने निचले लेवल से काम किया, ऊपर की ओर गया, उसका मेनली फोकस नीचे की ओर था, वहीं हेनरी फ्योल ने मेनली प्रबंधकीय कामों पर ज़्यादा फोकस किया, प्रबंधकीय गतिविधियों पर ज़्यादा फोकस किया। ये जो है प्रबंधक के रूप में ज़्यादातर अपनी पहचान बनाता है। इसकी पहचान प्रबंधक के रूप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ पर प्रबंधक के रूप में काम किया, इसको मैनेजर के रूप में जाना जाता है। यहाँ इसने सबसे पहले प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज की। सबसे पहला विचारक है शास्त्रीय विचारकों में जिसने 14 सिद्धांत बताए थे, सार्वभौमिक सिद्धांत। इसलिए हेनरी फ्योल को हम क्या मानते हैं? शास्त्रीय सिद्धांतों का, शास्त्रीय विचारधारा का जनक माना जाता है। शास्त्रीय सिद्धांतों को इसके आध्यात्मिक पिता माना जाता है। इसको ये माना जाता है, ये कहता है कि शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार मैनेजमेंट की शिक्षा दी जा सकती है, मैनेजमेंट को सिखाया जा सकता है, प्रशासन को सिखाया जा सकता है, यानी स्कूल कॉलेजों में से सिखाया जा सकता है। तो इसे प्रबंधकीय स्कूल का भी आध्यात्मिक पिता माना जाता है। प्रबंधकीय स्कूल विचारधारा जो है उसका भी इसे आध्यात्मिक पिता माना जाता है। और इनकी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट नाम से किताब थी 1916 में, जो फ्रेंच भाषा में आई। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल, बहुत सी किताबों में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखा रहता है, बहुत सी जगह इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट लिखा रहता है 1916 में फ्रेंच भाषा में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो या बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट है, लेकिन लोग पहले किताबों के अंदर थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, उस पर हमको नहीं उलझना है, आपको आगे बढ़ना है चीज़ों को समझते हुए। तो शास्त्रीय विचारक है कौन? हेनरी फ्योल। ये परिचय के संबंध में इनकी बात आपको क्लियर होगी। दोस्तों हेनरी फ्योल ने जो है 6 औद्योगिक गतिविधियां बताई। कितनी? 6 औद्योगिक गतिविधियां बताई। सबसे पहली गतिविधि बताई इसने प्रबंधकीय गतिविधियां प्रत्येक। अच्छा, एक और बात कि शास्त्रीय विचारक होते हुए ये कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं होता है, ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान मानता है। हेनरी फ्योल लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान मानता है, दोनों में कोई अंतर
नहीं मानता है। तो यहाँ प्रबंधकीय गतिविधियां, कोई भी उद्योग हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी उद्योग हो, हर एक उद्योग के अंदर 6 प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है प्रबंधकीय गतिविधियां, दूसरी बताई इसने कौन सी, तकनीकी गतिविधियां, तकनीकी गतिविधियां। तकनीकी गतिविधियों के अलावा इसने जो तीसरी गतिविधि बताई वो है वित्तीय गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां। वित्तीय गतिविधियों के बाद वाणिज्यिक गतिविधियां, वाणिज्यिक गतिविधियां यानी व्यापार संबंधी। इसके बाद लेखांकन या लेखा संबंधी गतिविधियां, और लास्ट सुरक्षा संबंधी गतिविधियां, सुरक्षा संबंधी गतिविधियां। ये हैं 6 प्रकार की गतिविधियां, यानी चाहे सरकारी उद्योग हो चाहे निजी उद्योग हो, हर एक उद्योग के अंदर उच्च लेवल पे प्रबंधकीय गतिविधियां, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह होती हैं। उसके अलावा संगठन का जो काम है, प्रशासन का जो काम है, उसमें कोई ना कोई टेक्निकल वर्क जरूर होता है। इसी तरह से प्रत्येक संगठन के अंदर बजट बनाने संबंधी, बजट के आवंटन संबंधी गतिविधियां यानी वित्तीय गतिविधियां भी होती हैं। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन या प्रत्येक उद्योग के अंदर, चाहे सरकारी हो चाहे वो निजी उद्योग हो, उसके अंदर ट्रेड यानी वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य खरीद और बेचान जो है वो सब, खरीदने बेचने संबंधी, सेल परचेज संबंधी गतिविधियां यानी व्यापारिक गतिविधियां भी की जाती है। उन सब का लेखा जोखा, ऑडिट, अकाउंटिंग भी रखी जाती है। उसके अलावा सुरक्षा संबंधी गतिविधियां भी वहाँ अपनाई जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ 6 प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां बताई। किसने बताई? ये हेनरी फ्योल ने। अब बात करते हैं दोस्तों प्रबंधकीय गतिविधियां। प्रबंधकीय गतिविधियां, इन 6 औद्योगिक गतिविधियों में से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो बताता है वो प्रबंधकीय गतिविधियों को बताता है। अब इन प्रबंधकीय गतिविधियों को हमने अलग से, हेनरी फ्योल ने इन पर स्पेशली फोकस किया है और इनको POCCC के नाम से जाना जाता है। POCCC का मतलब क्या हुआ दोस्तों? POCCC का मतलब है कि इन्होंने, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन की 5 महत्वपूर्ण गतिविधियां, ऊपर के लेवल पर उच्च अधिकारियों द्वारा जो काम किए जाते हैं, जो गतिविधियां की जाती हैं, उन्हीं को हम प्रबंधकीय गतिविधियां या POCCC के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो POCCC है, इस POCCC का क्या मतलब है? यानी ये उच्च अधिकारी, टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, वो 5 प्रकार के काम करते हैं। प्रबंधकों के द्वारा 5 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, 5 प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। सबसे पहली गतिविधियां है प्लानिंग। कौन सी है? प्लानिंग, यानी वो संगठन के लिए योजना बनाता है, नियोजन करता है। दूसरी है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन के लिए जो है संसाधनों को एकत्रित करके व्यवस्थित करता है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरी है कमांड, कमांड के बाद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। लास्ट है कौन सा? कंट्रोल। दोस्तों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये 5 गतिविधियां यानी उच्च अधिकारियों के द्वारा पूरे संगठन के लिए प्लानिंग की जाती है। पूरे संगठन के लिए ऑर्गेनाइजिंग यानी संसाधनों को एकत्रित किया जाता है, मानवीय भौतिक संसाधन दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। कमांड, नीचे वालों को उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर आदेश निर्देश दिए जाते हैं। नीचे वालों के कामों में उच्च अधिकारी क्या कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं और कंट्रोल स्थापित करते हैं। दोस्तों आपकी पिछले से पिछली एग्जाम के अंदर यही पूछा गया था कि POCCC से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना था कि हेनरी फ्योल के द्वारा जो प्रबंधकीय गतिविधियां या प्रबंधक के 5 कार्य बताए गए, उनको POCCC के नाम से जाना जाता है। इनका मीनिंग ये होता है। क्लियर? फिर इसके बाद में हम चर्चा करें एक प्रबंधक यानी उच्च लेवल के जो अधिकारी जो होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं, इन प्रबंधकों के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है, उन विशेषताओं पे हम चर्चा करें।
उच्च लेवल के अधिकारियों के द्वारा जो गतिविधियां की जाती है वो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं प्रबंधक यानी उच्च अधिकारी, एक नेता के या प्रबंधक के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रबंधक के इन्होंने 6 गुण बताए। एक तो सबसे पहला गुण बताया कि प्रबंधक शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, शारीरिक गुण होना चाहिए उसके अंदर, फिजिकली फिट होना चाहिए, पहला गुण। दूसरा मानसिक गुण, मानसिक गुण का मतलब है कि बैलेंस व्यक्ति होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। वो व्यक्ति जो है बायस्ड नहीं हो, चीज़ों को सोच समझ सकता हो, दूरदृष्टा हो, आगे पीछे भूत वर्तमान भविष्य के आधार पे विश्लेषण करके सही निर्णय ले सकता हो, निष्पक्ष और तटस्थ भाव से और तार्किक निर्णय ले सकता हो, ऐसा गुण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तीसरी बात सामान्य शिक्षा, उसके पास सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, साथ में उसे किसी फील्ड विशेष का विशेष ज्ञान होना चाहिए, विशेष एक्सपर्टाइजेशन, किसी न किसी मामले का एक एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। और फिर इसके बाद उसको अनुभव होना चाहिए, व्यक्ति अनुभवी होना चाहिए। और इसके अलावा एक छठवां गुण है वो है नैतिक गुण। जो नेता है उसको नैतिक भी होना चाहिए, यानी वो नैतिक मूल्यों, नैतिक मानदंडों के आधार पे कार्यों को करता हो, नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को विश्लेषण करता हो, नैतिकता को महत्व देता हो। ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा नेता होगा तो वो ठीक से नेतृत्व कर पाएगा, ठीक से प्रबंधक के रूप में काम कर पाएगा। तो एक प्रबंधक या नेता जो है उसके पास शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान, अनुभव और नैतिक गुण होने चाहिए। 6 प्रकार के गुण इसमें बताए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रशासन के 14 सिद्धांत। प्रशासन के 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल ने संगठन या प्रशासन का गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करके प्रशासन के 14 सिद्धांत, प्रशासन के 14 सिद्धांत बताए, 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए। और जो 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनमें एक एक करके हम सिद्धांतों की बात कर लें। पहला है कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण। एक ही बात है, दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में यूज किया जाता है। कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण। दूसरा प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा होता है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। चौथा इन्होंने बताया आदेश की एकता, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, जो आपकी पिछली एग्जाम में पूछा गया था। यूनिटी ऑफ कमांड और निर्देश की एकता में क्या अंतर होता है? निर्देशों की एकता, निर्देशों की एकता, आदेश की एकता, निर्देशों की एकता। और छठवा है आदेशों की एकता, निर्देशों की एकता। और उसके बाद छठवा जो है वो है पद सोपान। सातवां है सार्वजनिक हित को महत्व, सार्वजनिक हित को महत्व देना, व्यक्तिगत हितों पर वरीयता देना, सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हितों पर वरीयता देना। आठवां, नेक्स्ट बात करें हम, अनुशासन होना चाहिए। प्रशासन के अंदर अनुशासन होना चाहिए, वेतन भत्ते या पारिश्रमिक। नेक्स्ट, आजीवन सेवाएं या कैरियर सेवाएं, कार्यकाल की सुरक्षा भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था। फिर उसके पश्चात क्रम व्यवस्था के बाद में आपका है साम्यता, साम्य या साम्यता। फिर है पहल। और 14वां है सैन्य भावना या स्पिरिट डी कॉर्प्स,
समूह भावना या सैन्य भावना। दोस्तों इन्होंने 14 सिद्धांत बताए हैं। कितने सिद्धांत बताए दोस्तों? 14 सिद्धांत बताए हैं। आप मान लीजिए कि ये कोई संगठन है, हम इसके संबंध में इसको थोड़ा सा इस डायग्राम से ही समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो सिद्धांत, एक्चुअली हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत बताए। उसने कहा कि मेरे अध्ययन के अनुसार 14 सिद्धांत प्रशासन के होते हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर ही संगठन की संरचना निर्मित की जानी चाहिए। आपको अपनी संरचना का अच्छे से पुनर्निर्माण करो। अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप इन 14 सिद्धांतों को फॉलो करते हुए संरचना को पुनः निर्मित करो। आपकी संरचना अगर बेटर हो जाएगी तो संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा, प्रशासन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने कहा कार्य विशेषीकरण, यानी संगठन का जब निर्माण करो तो कार्यों का इस प्रकार से विभाजन करो जिससे कि कार्य विशेषीकरण की प्राप्ति की जा सके। यानी कार्य विभाजन स्पष्ट रूप से और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ये कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण संबंधी बात। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, प्रत्येक पद के साथ में दोस्तों कोई भी पद, ऊपर से नीचे तक कोई भी पद, प्रत्येक पद के साथ 3 चीजें जुड़ी होती है। पहला, उस पद के कर्तव्य कार्य जुड़े होते हैं। उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ प्राधिकार यानी शक्तियां होती हैं। उन कर्तव्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व भी उसी पद के साथ होता है। जो भी व्यक्ति इस पद पे, किसी भी पद पे जो बैठेगा, जितना बड़ा काम होगा उसी हिसाब से प्राधिकार होगा, जितना प्राधिकार होगा उसी के अनुपात में क्या होगा, उत्तरदायित्व होगा। यानी प्राधिकार और उत्तरदायित्व हमेशा साथ साथ रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं हो सकते, तदनुरूप होने चाहिए, एक दूसरे के समान अनुपात में होने चाहिए। ना प्राधिकार ज्यादा हो सकता है, ना उत्तरदायित्व ज्यादा हो सकता है। हेनरी फ्योल ने कहा था कि यदि प्राधिकार ज्यादा हो जाएगा, उत्तरदायित्व कम होगा तो स्वतंत्रता, आम जनता की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ये पदाधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लेगा। दूसरी बात, अगर प्राधिकार नहीं दिया जाए और उत्तरदायित्व ज्यादा दे दिया जाए या उत्तरदायित्व ही दिया जाए तो उत्तरदायित्व को ये निर्वहन नहीं कर पाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यानी प्राधिकार और उत्तरदायित्व समान अनुपात में और सहगामी होने चाहिए। ये सिद्धांत, यानी जब संगठन का निर्माण करो तो ये प्राधिकार और उत्तरदायित्व समान अनुपात में होने चाहिए। केंद्रीकरण की बात कही कि संगठन में नीचे वाले कर्मचारियों पर कंट्रोल रखने के लिए शक्तियों का कहीं ना कहीं केंद्रीकरण, नीचे से ऊपर की ओर केंद्रीकरण होना चाहिए। आदेश की एकता का मतलब है कि संगठन की संरचना इस प्रकार से निर्मित करो कि एक कर्मचारी का हमेशा एक ही बॉस हो, इसका बॉस ये, इसका बॉस ये, इसका बॉस ये। यानी एक कर्मचारी के एक से ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। एक अधिकारी के अधीन एक से ज्यादा कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों का एक से ज्यादा बॉस नहीं होना चाहिए। यानी एक कर्मचारी को, किसी कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश निर्देश मिलने चाहिए। या इसे कहते हैं आदेश की एकता। यानी एक कर्मचारी और एक अधिकारी संबंध को, कर्मचारी और एक अधिकारी संबंध को हम क्या कहेंगे, आदेश की एकता कहेंगे। वहीं दूसरा है निर्देशों की एकता। निर्देशों की एकता का मतलब होता है कि किसी एक कार्यक्रम या एक नीति या एक प्रोग्राम के संबंध में जितने भी आदेश निर्देश दिए जाएं वो एक ही उच्च अधिकारी से मिलने चाहिए। नीचे वालों को किसी एक प्रोग्राम या एक नीति के संबंध में जितने भी निर्देश दिए जाएं उन निर्देशों में एकता होनी चाहिए, मतलब एक ही उच्च अधिकारी के द्वारा दिए जाने चाहिए। यानी एक प्रोग्राम का, एक कार्यक्रम का एक ही हेड या डायरेक्टर या एक ही बॉस होना चाहिए। ये अवधारणा निर्देशों की एकता कहलाती है। निर्देशों की एकता आदेश की एकता की तुलना में व्यापक अवधारणा है। निर्देशों की एकता में एक तरह से देखा जाए तो आदेश की एकता अपने आप निहित हो जाती है। नेक्स्ट है पदसोपानिक संरचना। किसी संगठन की जो संरचना है वो इसी तरह से होनी चाहिए, ये अपनी लाइन में श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, यानी ये पदसोपानिक श्रृंखला में होने चाहिए। स्केलर चेन, इन्होंने इसको पदसोपानिक श्रृंखला को स्केलर चेन कहा। चेन में जिससे आपस में कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं, ऐसे ही नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। ये इस तरह की व्यवस्था को, ऐसी सीढ़ीनुमा प्रक्रिया, सीढ़ीनुमा श्रृंखला को ही इन्होंने क्या कहा, पदसोपान कहा। पदसोपान के बारे में हम अलग से भी चर्चा करेंगे। यानी किसी भी संगठन की संरचना कैसी होनी चाहिए, पदसोपानिक होनी चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। आदेश निर्देश देने की श्रृंखला, उच्चस्थ अधीनस्थों की श्रृंखला जो है स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, वर्णित होनी चाहिए, औपचारिक रूप से डिवाइडेड होनी चाहिए। दोस्तों
इसकी आड़ में एक बुराई उत्पन्न होती है। पदसोपानिक श्रृंखला जो है इसकी वजह से लाल फीताशाही नामक बुराई उत्पन्न होती है, जिसको हम रेड टेपिज्म कहते हैं। और लाल फीताशाही का मतलब होता है कार्य में देरी होना, विलंब होना। इसके लिए इन्होंने गैंग प्लांक नामक व्यवस्था दी थी, लेवल जंपिंग या गैंग प्लांक की व्यवस्था दी थी। उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, निर्देश की एकता, पदसोपान हो गया। सार्वजनिक हित को महत्व देना है, व्यक्तिगत हितों पर सार्वजनिक हित को महत्व देना है। मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत हित की तुलना में सार्वजनिक हित को महत्व देना है। इसका मतलब हुआ कि कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी को ऑफिस में काम करते समय अपने व्यक्तिगत हितों या सार्वजनिक हित यानी संगठन के हित में से टकराव उत्पन्न होता है, तो आपको व्यक्तिगत हितों का बलिदान करते हुए सार्वजनिक हित को अपनाना है। मैं इसको समझाने के लिए मजाक में एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल, एक बहुत ही आसान, कि एक पुलिस वाले ने आपको कहीं पकड़ लिया है और वो आपका चालान बनाता, तो वो सार्वजनिक हित में है, और वो चालान ने बना करके 100-200 रुपये की रिश्वत लेकर के वो आपको जाने देता, तो उसका व्यक्तिगत हित है। तो उसको क्या करना चाहिए? नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार उसे चालान बनाना चाहिए, यानी सार्वजनिक हित को वरीयता देनी है अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में। नेक्स्ट बात करें अनुशासन। संगठन में उच्च अधिकारी कर्मचारियों के बीच में, सबके बीच में अनुशासन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। वेतन भत्ते काम के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। कैरियर सेवाएं, आजीवन सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा कर्मचारी को मिलनी चाहिए ताकि वो पूर्ण मनोयोग से काम करें, कहीं और अपनी जीविका के लिए उनको आश्रित ना रहना पड़े। क्रम व्यवस्था, संगठन में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित स्थान होता है, उसकी उपयोगिता के आधार पर हर वस्तु अपने निश्चित स्थान पर क्रमबद्ध रूप से रहनी चाहिए, जिससे कि उसका सदुपयोग हो सके। नेक्स्ट बात करें हम साम्यता। उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पहल। नीचे वाले कर्मचारियों को पहल की स्वतंत्रता देनी चाहिए। आपको पता है कि टेलर जो है पहल की स्वतंत्रता भी नहीं देता था, लेकिन उसकी तुलना में ये थोड़ा सा मानवीय है, ये पहल की स्वतंत्रता देता है। सैन्य भावना या समूह भावना, स्पिरिट डी कॉर्प्स, जैसे अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो पूरा देश एकजुट हो गया था, पूरा एकजुट होकर के, और सभी में समूह भावना या सैन्य भावना आ गई थी, भारतीयता की भावना आ गई थी। इसी को कहते हैं समूह भावना, यानी संगठन के अधिकारी कर्मचारियों के बीच में सब में क्या होनी चाहिए? समूह भावना, टीम भावना होनी चाहिए। सैन्य भावना, मिशन के रूप में अपने टारगेटों को लेना चाहिए, उनको अचीव करने का प्रयास सामूहिक रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 14 सिद्धांत बताए थे किसने? हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल के द्वारा 14 सिद्धांत बताए गए थे। तो मोटे तौर पे हेनरी फ्यूल शास्त्रीय विचारक है, ये भी संरचना के पुनर्निर्माण पर बल देता है, ये शास्त्रीय सिद्धांतों की खोज पर बल देता है, कर्मचारी के मानवीय पहलू पर ध्यान नहीं देता, केवल और केवल एक ही बात कर रहा है, कैरियर वेतन भत्तों की बात करता है। ये भी एक तरह से कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य मानता है। तो जो कमियां टेलर के संबंध में थी, लगभग वही कमियां इनकी भी हैं, लगभग सेम है। हम सबकी चर्चा एक साथ हम कर लेंगे। दोस्तों, ये आपका जो टॉपिक था कौन सा? हेनरी फ्यूल से संबंधित बातें थी, वो कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम एक विचारक की और बात करते हैं, ये भी शास्त्रीय विचारक हैं और प्रमुख शास्त्रीय विचारक है, जिनका नाम है लूथर गुलिक। दोस्तों, लूथर गुलिक के संबंध में भी हम लोग 3-4 बातें हम पढ़ते हैं, जैसे परिचय, थोड़ा सा परिचय भी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। परिचय के बाद में हम संगठन के आधार, इसने एक टॉपिक दिया है संगठन के आधार, इसको 4P के नाम से जाना जाता है, 4P। इसके बाद इन्होंने प्रबंधकीय गतिविधियों की बात की है, प्रबंधक के कार्य, प्रबंधकीय गतिविधियां, जैसे कि हेनरी फ्यूल ने भी बताई थी, उनकी भी हम चर्चा करते हैं। साथ में प्रबंधकीय गतिविधियों के साथ में इन्होंने एक और बात करी थी, वो इन्होंने संगठन के सिद्धांत या प्रशासन के सिद्धांत बताए थे, 10 सिद्धांत बताए थे इन्होंने, उनकी चर्चा करेंगे हम। और फिर इसके बाद तो आलोचना वगैरह होती है, जो सबकी कॉमन आलोचना है। साथियों,
लूथर गुलिक बेसिकली अमेरिकी विचारक था। न्यूयॉर्क शहर का ये प्रशासक या मेयर के रूप में भी इसने काम किया था। जन्म तो जापान के ओसाका शहर में हुआ था, लेकिन ये कर्म भूमि इसकी जो है अमेरिका रहा। अमेरिका में सिक्योरिटी काउंसिल का ये सलाहकार, चेयरमैन वगैरह रहा। अमेरिकी प्रशासन पे इसने कुछ किताबें लिखी, अध्ययन किया था। और ये गुलिक और उर्विक दोनों समकालीन थे, तो दोनों ने मिलकर के किताब लिखी थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत फेमस किताब है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में ये किताब लिखी थी। और ये किताब अकेले लूथर गुलिक की नहीं है, हालांकि योगदान लूथर गुलिक का ज़्यादा है इसमें, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश विचारक, इनके समकालीन विचारक थे ब्रिटिश विचारक उर्विक, तो गुलिक और उर्विक दोनों ने मिलकर के किताब लिखी। और इस किताब के अंदर प्रशासन के 10 सिद्धांत बताए थे संगठन के, और इन सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर प्रशासन को विज्ञान होने का दावा कर दिया था। यानी विज्ञान होने का दावा करने के कारण जो सिद्धांतों का स्वर्ण काल है वो अपने चरम लेवल पर पहुंचा, और यहाँ लोक प्रशासन को विज्ञान बना दिया गया, लोक प्रशासन को विज्ञान होने का दावा किया गया। इसलिए इस पुस्तक को स्वर्णिम पुस्तक, शास्त्रीय सिद्धांतों की स्वर्णिम पुस्तक या गोल्डन बुक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। शायद हो सकता है आपसे कोई बुक का नाम भी पूछ ले, वैसे पूछना नहीं चाहिए, जनरल स्टडीज का पेपर है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जाएंगे। ये भी शास्त्रीय विचारक के संगठन की संरचना के पुनर्निर्माण पे बल देते हैं, साथ में सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पे विश्वास करते हैं, कर्मचारियों के आर्थिक पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं। ये सारी की सारी बातें परिचय के संबंध में हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग, इन्होंने संगठन के जो आधार हैं वो 4 आधार बताए। दुनिया के जितने भी संगठन हैं उन संगठनों को इन्होंने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला पर्पज आधारित संगठन, पर्पज आधारित संगठन, पर्पज आधारित संगठन। दूसरा है पर्पज आधारित के अलावा प्रोसेस आधारित संगठन। पर्पज आधारित संगठन दूसरा कौन सा है? प्रोसेस आधारित संगठन। प्रोसेस यानी होता है प्रक्रिया, प्रोसेस आधारित संगठन। तीसरा होता है पर्सन आधारित संगठन, और चौथा है प्लेस आधारित संगठन। यानी इन्होंने बताया कि संगठन, दुनिया के जो संगठन हैं उन सारे संगठनों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी 4 प्रकार के संगठन दुनिया में पाए जाते हैं। पहला है पर्पज आधारित, यानी जिनमें उद्देश्य को ध्यान में रख के ऐसे संगठन बनाए जाते हैं। उद्देश्यों को मेनली फोकस किया जाता है, मेनली उद्देश्य को ध्यान में रख के। दुनिया के अधिकांश संगठन जो उद्देश्य आधारित होते हैं, इनका जो मुखिया होता है वो सामान्यज्ञ होता है, विशेषज्ञ नहीं होता है। इसके पास सामान्य प्रबंधकीय क्षमताएं होती है, जैसे विदेश विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, या हम कहें गृह विभाग है। ये जो भी है, अधिकांश संगठन दुनिया के अंदर सरकारी हो चाहे निजी हो, सबके सब पर्पज आधारित होते हैं। 90%, अपन 80 से 90% संगठनों की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकांश संगठन हैं वो पर्पज आधारित होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उद्देश्य आधारित संगठन बन जाते हैं, इसलिए लिलीपुटियन भी इनको कहा जाता है, लिलीपुटियन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस आधारित संगठन। प्रोसेस यानी प्रक्रिया आधारित संगठन। प्रक्रिया का मतलब है कि संगठन में काम करने की प्रक्रिया तकनीकी प्रकृति पे फोकस करके संगठन बनाए जाते हैं, जैसे DRDO, इसरो, नासा, मौसम विभाग, अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ये सारी के सारी प्रोसेस आधारित संगठन होते हैं। दोस्तों, प्रोसेस आधारित संगठन यानी प्रक्रिया तकनीक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इनका जो मुखिया होता है, हमेशा आप देखिए इसरो है या नासा है, इनका जो मुखिया होता है वो हमेशा कोई ना कोई वैज्ञानिक या टेक्नोक्रेट होता है, विशेषज्ञ होता है। ये इनका मुखिया कभी भी सामान्य IAS IRS को नहीं बनाया जाता। पर्सन आधारित संगठन ऐसा जो व्यक्तियों के समुदाय विशेष को ध्यान में रख के उनके कल्याण हेतु उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी व्यक्तियों पर फोकस करके बनाया जाता है, व्यक्ति या समुदाय विशेष पर फोकस करके बनाया जाता है वो पर्सन आधारित संगठन। जैसे समाज कल्याण विभाग जो है, पिछड़े वर्ग OBC आयोग है,
SC ST आयोग है, समाज कल्याण विभाग है, या हम कहें कि महिला एवं बाल विकास विभाग है, ये सारे के सारे क्या हैं, पर्सन आधारित हैं। इनका भी सामान्यतया सामान्य ही मुखिया होता है। नेक्स्ट बात करें प्लेस आधारित, यानी भौगोलिक परिस्थितियां या दुर्गम परिस्थितियों को, भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रख के, स्थान को ध्यान में, स्थान विशेष की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है उन्हें प्लेस आधारित संगठन, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे दार्जिलिंग परिषद है, गोरखालैंड परिषद है, ये बहुत सारी जो उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनकी तरफ जो परिषदें हैं बनी हुई हैं, वो अधिकांशतः स्थान विशेष को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं ये प्लेस आधारित संस्थाएं कहलाती हैं। तो पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस आधारित संगठन, ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। दोस्तों, उद्योग प्रशासन के अंदर या संगठन के अंदर प्रबंधकीय गतिविधियां, इन्होंने 7 प्रकार की प्रबंधकीय गतिविधियां बताई जिसे पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है। पोस्ट कॉर्प गतिविधियां अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हेनरी फ्योल ने ऊपर के लेवल पे उच्च अधिकारियों के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं, जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनको 5 क्रियाकलाप, 5 गतिविधियां बताई मेनली, जिसको PO-CCC के नाम से जाना जाता है। वहीं लूथर गुलिक ने कितनी बताई हैं? 7 गतिविधियां बताई जिसे पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है। P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। दोस्तों, ये 7 गतिविधियां बताई। 1971 में एक 8वीं एक्टिविटी भी इसमें जोड़ी थी, वो एक्टिविटी थी एवेल्युएशन, मूल्यांकन। ई अक्षर को भी जोड़ा गया था, तो 8 हो गई, लेकिन मेनली जो शब्द प्रचलित है वो पोस्ट कॉर्प है, 7 गतिविधियों वाला ही प्रचलित है। और ये शब्द जो है इन्होंने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किताब के अंदर दिया था। तो इन्होंने 7 प्रकार की प्रबंधकीय गतिविधियां बताई। नेक्स्ट बात करें हम संगठन के सिद्धांत, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने प्रशासन के या संगठन के 10 सिद्धांत बताए। कितने बताए? हेनरी फ्योल ने 14 बताए। इन्होंने सार्वभौमिक सिद्धांतों के रूप में संगठन के 10 सिद्धांत बताए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कार्य विशेषीकरण या कार्य विभाजन को माना था। हेनरी फ्योल ने आदेश की एकता को मानता है, लेकिन ये किसको मानता है? कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण को ये मानता है। तो यहाँ कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत है इसको ये सबसे ज़्यादा बल देता है। और सबसे बड़ी बात कि शास्त्रीय विचारधारा के अंदर पूरे शास्त्रीय विचारक जितने भी उन सब में कॉमन अगर किसी सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तो वो कार्य विशेषीकरण है, कार्य विभाजन का सिद्धांत को माना जाता है। दोस्तों, बाकी का तो लाइन एवं स्टाफ, आदेश की एकता, पदसोपान, ये सारे के सारे संगठन के आधार, ये सारे के सारे 10 सिद्धांतों में आते हैं। कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन मैंने आपको जो पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि ये कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण के बारे में स्पेशली बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा शास्त्रीय विचारक लूथर गुलिक की बात भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग एक और विचारक की बात करते हैं, वो भी शास्त्रीय विचारक है जिसका नाम है लिंडाल ओरविक। लिंडाल ओरविक ब्रिटेन के निवासी थे। परिचय के संबंध में 2-3 बातें ही इसमें मेनली है। एक तो परिचय की हम चर्चा करें तो परिचय, दूसरा इनका जो टॉपिक है संगठन के सिद्धांत, और लास्ट जो है इनका एक और टॉपिक है प्रशासन के सिद्धांत। कौन सा है? प्रशासन के सिद्धांत। बेसिकली कोई अलग टॉपिक नहीं है, मेन तो संगठन के सिद्धांत, यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। परिचय की हम बात करें तो ये भी शास्त्रीय विचारक है, संरचना के पुनर्निर्माण पे बल देते हैं और सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पे बल देते हैं। कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य मानते हैं, औपचारिक नियम कानून संरचनाओं पे ज़्यादा बल देते हैं। दोस्तों, ओरविक विचारक जो हैं ये ब्रिटिश विचारक थे। इनकी जो किताब थी, एक तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लूथर गुलिक के साथ में इन्होंने लिखी, इनकी जो खुद की किताब है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1943 में इनकी किताब आई थी, वो ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा एक मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किताब भी है, और भी 1-2 किताबें हैं, मैनेजमेंट ऑफ टुमारो वगैरह। तो वो हमको इतना ऑप्शनल के लेवल पे नहीं जाना है, हम लोगों को थोड़ा जनरल स्टडीज के हिसाब से पढ़ना है। तो परिचय की बात आपको समझ में आई होगी। इन्होंने संगठन के 8 सिद्धांत बताए। कितने सिद्धांत बताए दोस्तों?
इसने संगठन के 8 सिद्धांत बताए। 8 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने बताया उद्देश्य निर्धारण संबंधी सिद्धांत। उद्देश्य निर्धारण संबंधी सिद्धांत। दूसरा इनका सिद्धांत उद्देश्य निर्धारण संबंधी सिद्धांत के अलावा इनका दूसरा सिद्धांत था वो है तदनुरूपता का सिद्धांत। तदनुरूपता का सिद्धांत के बाद तीसरा सिद्धांत था इनका जिम्मेदारी का सिद्धांत। जिम्मेदारी का सिद्धांत के बाद इनका जो चौथा सिद्धांत है वो कार्य विशेषीकरण या कार्य विभाजन का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत। नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत। नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत और परिभाषा संबंधी सिद्धांत। आठ सिद्धांत हो गई। इनमें से इसने सबसे प्रमुख सिद्धांत किसको माना? उद्देश्य निर्धारण संबंधी सिद्धांत। ये कहता है कि किसी भी संगठन की सफलता असफलता के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसका संगठन का जो उद्देश्य है वो सुस्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। जितना वो स्पष्ट होगा, जितना परिभाषित होगा, अधिकारी कर्मचारी जितने भी सदस्य उस संगठन के हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से प्राप्त करने की ओर उन्मुख हो जाएंगे। उनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उससे उद्देश्य निर्धारण संबंधी सिद्धांत को इसने सबसे प्रमुख सिद्धांत माना। और उसके बाद दूसरा सिद्धांत कौन सा बताया? तदनुरूपता का सिद्धांत। इसका मतलब है प्राधिकार और उत्तरदायित्व समान अनुपात में और सहगामी होने चाहिए। यानी संगठन में जितने भी संगठन के अंदर कोई भी पदाधिकारी है उसके पद के साथ में प्राधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व ये तीनों जुड़े रहते हैं प्रत्येक पद के साथ। तो प्राधिकार और उत्तरदायित्व समान अनुपात में और सहगामी होना चाहिए, जैसा कि हेनरी फ्यूल कह रहा था प्राधिकार और उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंदर। सेम बात ये भी कहता है तदनुरूपता का सिद्धांत, यानी प्राधिकार और उत्तरदायित्व समान अनुपात में और सहगामी होने चाहिए। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट है जिम्मेदारी का सिद्धांत। जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या कहता है कि अपने अधीनस्थों से कार्य करवाने की जिम्मेदारी उच्चस्थ अधिकारियों को लेनी चाहिए। उच्चस्थ अधिकारी देखरेख करेंगे कि नीचे वाला सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अधीनस्थों के कामों की जिम्मेदारी उच्चस्थ अधिकारियों को लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत। आप सब इनके बारे में जानते हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। नई अवधारणा है, हालांकि आपके सिलेबस में अलग से भी टॉपिक दे रखा है। तो नियंत्रण का क्षेत्र से क्या मतलब है दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जैसे ये अधिकारी है, इसके अधीन ये कई सारे कर्मचारी हैं। तो एक अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकता है, वो कर्मचारियों की संख्या नियंत्रण का क्षेत्र या नियंत्रण का दायरा कहलाएगी। ये जो है, जैसे ये उच्च अधिकारी है, 5 लोगों पर प्रभावी और प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर सकता है। तो इस उच्च अधिकारी का नियंत्रण का क्षेत्र या दायरा कितना हो गया? 5 हो गया। अगर कोई 6 कर सकता है तो 6, 8 कर सकता है तो 8, 10 कर सकता है तो 10 कर सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर हैं, अलग से टॉपिक भी है, उन टाइम पे हम इसकी थोड़ी चर्चा समय आने पे कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नियंत्रण का क्षेत्र की बात समझ में आ गई। समन्वय मतलब विभिन्न पदाधिकारियों के कामों में आपस में क्या किया जाना चाहिए? तालमेल बिठाया जाना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए। और परिभाषा संबंधी सिद्धांत का मतलब हुआ कि संगठन के अंदर विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों के आपस में जो संबंध है, कौन अधिकारी होगा, कौन आदेश देगा, कौन नहीं देगा, कौन रिपोर्ट करेगा और किसके क्या काम है, क्या नहीं है, कितनी क्षेत्र अधिकार है, वो सारी चीजें परिभाषित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों के आपस में संबंध
एवं शक्तियां परिभाषित होनी चाहिए, कार्य परिभाषित होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो सके। ये सारे के सारे जो हैं संगठन के सिद्धांत हैं, यानी 8 सिद्धांत बताए। तो 14 सिद्धांत तो हेनरी फ्योल ने बताए, 10 सिद्धांत लूथर गुलिक ने बताए और 8 सिद्धांत किसने बताए दोस्तों? उर्बिक ने बताए। अब प्रशासन के सिद्धांत, बेसिकली प्रशासन के सिद्धांत कुछ अलग नहीं है। इसने क्या किया, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, मुने रेले, मैक्स वेबर, फॉलेट, टेलर, इन सबके टोटल सिद्धांतों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया, सबको मिलाकर के इसने कह दिया कि प्रशासन के टोटल 29 सिद्धांत होते हैं। तो इसने अपनी ओर से जो सिद्धांत दिए वो तो हैं 8, लेकिन इसने टोटल प्रशासन के सिद्धांत कितने बताए, यानी शास्त्रीय सिद्धांतों की टोटल संख्या अगर ये पूछी जाए तो इसने सबको मिलाकर के कहा कि सिद्धांतों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 29। तो यहाँ पर आपका उर्बिक टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और शास्त्रीय विचारक की हम चर्चा कर लें जिनका नाम है मुने रेले। मुने रेले की भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बहुत आसान सा छोटा सा विचारक है, सिंपल सा विचारक है। इनके परिचय की बात करें और इन्होंने संगठन के 4 सिद्धांत बताए। संगठन के 4 सिद्धांत बताए। 4 सिद्धांतों में इन्होंने पहला सिद्धांत जो बताया और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया था मुने ने, जैसे वो है समन्वय का सिद्धांत। दूसरा पद सोपान का सिद्धांत। तीसरा कार्य विशेषीकरण या कार्य विभाजन का सिद्धांत। और चौथा है लाइन एवं स्टाफ। लाइन एवं स्टाफ। दोस्तों मुने और रेले दोनों ही अमेरिकी विचारक है। पहले शास्त्रीय अमेरिकी विचारक माना जाता है मुने रेले को, और इन्होंने भी प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पे संगठन की संरचना को पुनः निर्माण करने पे बल दिया। ये भी कर्मचारियों के आर्थिक पहलुओं की ही बात करते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कोई बात नहीं करते। और ये इन्होंने ऑनवर्ड इंडस्ट्री नामक किताब लिखी। मुने और रेले दोनों ने मिलकर, 2 विचारक हैं, दोनों ने मिलकर के काम किया। मुने और रेले ने जो है ऑनवर्ड इंडस्ट्री नामक किताब लिखी। इसी में बाद में संशोधन करके 1939 में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किताब को इन्होंने पब्लिश करवाया था, प्रकाशित करवाया था। तो दोस्तों ये तो परिचय संबंधी बातें हैं। बेसिकली इनका जो इम्पोर्टेंट बात है, 4 सिद्धांत इन्होंने बताए। समन्वय का सिद्धांत, पदसोपान का सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण और लाइन एवं स्टाफ। दोस्तों समन्वय संबंधी सिद्धांत यानी 2 या 2 से अधिक इकाइयों के मध्य समय और स्थान के आधार पर किया गया सहयोग समन्वय कहलाता है। सहयोग तो एक सामान्य अवधारणा है। 2 लोग या 2 इकाइयां मिलकर काम करती है, उसको सहयोग कहते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2 इकाइयां मिलकर काम करती हैं, उसको सहयोग कहते हैं। लेकिन जब 2 इकाइयां किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय और स्थान की उपयुक्तता के आधार पर काम करती हैं, मिलकर काम करती हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, तो इन सामूहिक प्रयासों को ही हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। तो समन्वय को मुने ने, विचारक का नाम ले रहा हूं, मुने रेले नहीं है, मुने ने समन्वय को प्रशासन या प्रबंधन का हृदय कहा। प्रशासन का पहला सिद्धांत, सबसे प्रमुख सिद्धांत माना था मुने ने। वहीं मुने रेले ने पदसोपान को स्केलर प्रोसेस कहा था, जहां हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन कहा था, इसने स्केलर प्रोसेस कहा था। तीसरी कार्य विशेषीकरण, सेम बात है, सबकी जो कॉमन है। लाइन एवं स्टाफ एक अवधारणा यहाँ पे आती है। लाइन का मतलब होता है दोस्तों संगठन के ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी पदाधिकारी हैं, ये जो कि संगठन के कामों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, उनको हम लाइन एजेंसी कहते हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक जो भी संगठन में ये हायरार्की के अंदर पदसोपानिक व्यवस्था के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे लाइन एजेंसी कहलाते हैं, रेखा एजेंसी या सूत्र एजेंसी कहलाते हैं। और इनका प्रत्यक्ष रूप से लॉ एंड ऑर्डर से जिम्मेदारी होती है। जबकि पुलिस डिपार्टमेंट को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में कुछ एक्सपर्ट यानी बाहर के लोग, जैसे साइबर एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग हैं, या कोई और अन्य एक्सपर्ट हैं, वो लोग यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी डीजीपी की ओर से ये इनके कामों में सुधार करते हैं, इनकी समस्याओं को सुनते हैं, समाधान करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो ये जो बाहर के लोग, इनको स्टाफ एजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाफ एजेंसी कहते हैं। दोस्तों
स्टाफ एजेंसी भी अपने आप में एक लाइन एजेंसी हो सकती है। जैसे कोई दूसरा विभाग है, किसी दूसरे विभाग के लिए स्टाफ एजेंसी है, लेकिन अपने आप में वो क्या होती है, लाइन एजेंसी हो सकती है। तो ये विशेषज्ञ होते हैं, इस संगठन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, ये इसके कामों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन प्राधिकार ये इसके बिहाफ पे काम करते हैं, इसलिए इसकी ओर से प्राधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इनका खुद का कोई प्राधिकार नहीं होता है। तो ये कहलाते हैं स्टाफ एजेंसी। लाइन एवं स्टाफ की अवधारणा सैन्य प्रशासन से ली गई है। तो जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं तब मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें करता हूँ, तब वहाँ पे इसकी चर्चा होती है। तो लाइन एवं स्टाफ की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी। यानी ये संगठन का जो चौथा सिद्धांत मानता है वो लाइन एवं स्टाफ को मानता है। लाइन एवं स्टाफ को लूथर गुलिक ने भी अपने 10 सिद्धांतों में शामिल किया है। दोस्तों यहाँ पे आपका मुने रैले संबंधी और कोई बात है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट एक और विचारक की, शास्त्रीय विचारक की बात करते हैं, वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर बेसिकली जर्मनी सोशलॉजिस्ट हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में इनको बहुत लोकप्रियता प्राप्त है, बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनके थोड़ा सा परिचय की बात करेंगे, और परिचय की बात करने के बाद इन्होंने शक्ति और सत्ता के बारे में चर्चा की है। शक्ति एवं सत्ता की बात कर लेंगे थोड़ा सा, फिर ये सत्ता के प्रकार बताते हैं, सत्ता के प्रकार की बात करेंगे, फिर नौकरशाही के प्रकार की भी बात यहाँ पे हम कर लेंगे, नौकरशाही के प्रकार। एक और विचारक है एफएम मार्क्स, जो उसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया था, उसको अलग से हम पढ़ेंगे नहीं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा यहीं पे चर्चा कर लेता हूँ। एफएम मार्क्स, एफएम मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के प्रकार। नौकरशाही के प्रकार, और फिर इनका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आदर्श प्रकार नौकरशाही प्रतिमान। आदर्श प्रकार नौकरशाही प्रतिमान। फिर आलोचनाएं भी हैं जो आपसे नहीं पूछी जाएगी, जनरल स्टडीज में आज तक नहीं पूछी गई और उम्मीद भी नहीं है कि पूछी जाए। तो मेन जो टॉपिक जो हैं मैक्स वेबर से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ ले लिया है, एक एक करके इन पे डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, मैक्स वेबर जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इंटरनेशनल व्यापार, ट्रेड पर इन्होंने अपना पीएचडी किया था, लेकिन इनको नौकरशाही उपागम का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। नौकरशाही शब्द विसेंट डी गार्ने ने दिया था 1745 में। उन्होंने अपनी देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया था। उस कटाक्ष आजकल हमारे देश में एक नई प्रकार की बुराई फैली हुई है, जिसका नाम, जिसने पूरे समाज को जकड़ लिया है, वो ब्यूरोमेनिया है। ब्यूरोमेनिया के आधार पे ब्यूरोक्रेसी शब्द बना। सरकारी कार्यालयों उसकी कार्यप्रणाली के लिए ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया गया। ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अर्थ नौकरशाही होता है। दोस्तों यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोमेनिया, ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है बेसिकली फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच से अंग्रेजी भाषा ने लिया। और ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो शब्द जो है ये इसका मतलब होता है टेबल पोस्ट, टेबल पर बिछाया जाने वाला कपड़ा, लेकिन वर्तमान में इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सरकारी कार्यालयों, प्रशासन के लिए किया जाता है, सरकारी गतिविधियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक कहानी है, परिचय के अंदर बातें होती हैं। थॉमस कार्लाइल ने इसे महाद्वीपीय कंटक कहा, और भी कई सारे विचारकों ने नौकरशाही के क्षेत्र में काम किया है। लेकिन सबसे जो प्रमुख काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया है वो किया है किसने? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रकार प्रतिमान बताया, नौकरशाही के प्रकार बताए। आदर्श प्रकार नौकरशाही प्रतिमान जो है ये बहुत फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों इसी के आधार पे लोक प्रशासन का विकास में ये मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि इसकी शास्त्रीय विचारधारा को ये चरम पे भी लेके गया, और शास्त्रीय विचारधारा जो है उसको उसका ये उच्चतम मॉडल है,
और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी आलोचनाएं भी काफ़ी हुई, लोकप्रिय भी हुआ तो आलोचनाएं भी हुई, और आलोचनाओं के परिणामस्वरूप जो बहुत सारी कमियां प्रशासन के क्षेत्र में थी उनको दूर करने के लिए नए नए रिसर्च हुए, नए नए शोध हुए, अध्ययन हुए, और लोक प्रशासन विकास के क्रम में एक आगे गया। दोस्तों, एक बार आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था कि यद्यपि लोक प्रशासन का जन्म वुड्रो विल्सन के लेख से माना जाता है, लेकिन लोक प्रशासन को विषय के रूप में विकास में नौकरशाही के आदर्श प्रकार नौकरशाही प्रतिमान की महती भूमिका है। उक्त कथन के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए या परीक्षण कीजिए, इस तरह से कुछ था। उस समय ऑप्शनल के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शनल के हिसाब से आपके तो नहीं आएगा। जनरल साइंस का, जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है, पेपर है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, कंपेरिजन नहीं कराना चाहिए। लेकिन आजकल पेपर का पैटर्न बहुत टफ आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको चर्चा करते हैं कि परिचय तो मैंने आपको बता दिया, परिचय के साथ में शक्ति एवं सत्ता की बात कर लेते हैं। शक्ति का क्या मतलब होता है? शक्ति जो है, शक्ति के साथ यदि वैधता बन जाती है तो क्या बन जाती है? वो सत्ता या प्राधिकार बन जाती है। सत्ता कहो, चाहे प्राधिकार कहो, चाहे प्रभुत्व कहो, चाहे अथॉरिटी कहो, एक ही बात है दोस्तों। शक्ति प्लस वैधता इक्वल टू सत्ता। पहले तो हम जाने कि शक्ति क्या होती है। किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। दबाव, बल, फोर्स जो होता है वो शक्ति है। शक्ति व्यापक अवधारणा है। शक्ति सकारात्मक, नकारात्मक दोनों तरीके से विध्वंसात्मक या सृजनात्मक हो सकती है। शक्ति का सृजनात्मक स्वरूप या शक्ति का वैधानिक स्वरूप जो होता है, शक्ति जिसको कानून से लेजिटिमेसी प्राप्त होती है, वैधता प्राप्त होती है, वो शक्ति वैधता में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रशासन के अंदर जो कोई काम का जो भी आदेश अधिकार होते हैं, वो सारे के सारे आदेश वो हैं सत्ता के आधार पे संचालित होते हैं, ना कि शक्ति के आधार पे। यानी वैधानिक शक्ति होती है। क्या होती है? वैधानिक शक्ति। तो सत्ता के आधार पे ही प्रशासन संचालित होता है। ये इसने महत्वपूर्ण किसको माना? शक्ति को न मान करके प्रशासन में नौकरशाही के लिए जो है कौन महत्वपूर्ण होता है? सत्ता महत्वपूर्ण होती है। इसने सत्ता के 3 प्रकार बताए। सत्ता के 3 प्रकार बताए। किसने? सत्ता के 3 प्रकार किसने बताए? मैक्स वेबर ने बताए दोस्तों। पहला परंपरागत सत्ता या पारंपरिक सत्ता, परंपरागत सत्ता। दूसरा करिश्माई सत्ता, करिश्माई सत्ता। और तीसरी कौन सी सत्ता है दोस्तों? तीसरी सत्ता का नाम है आपके कानूनी तार्किक सत्ता। कानूनी तार्किक सत्ता। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तार्किक सत्ता। ये परंपरागत, करिश्माई और कानूनी तार्किक सत्ता क्या होती है? जब सत्ता यानी आम जनता या आम आदमी प्रशासन के आदेश निर्देशों का पालन परंपराओं के आधार पे करता है, मान्यताओं के आधार पे करता है, विश्वास के आधार पे करता है। जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के टाइम की जो शासन व्यवस्था होती थी, उस शासन व्यवस्था में ये माना जाता था कि राजा के आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। राजा ईश्वर का अंश है, ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा पालन पोषण करने के लिए भेजा हुआ प्रतिनिधि है, अतः हमें इसके आदेशों की पालना करनी चाहिए। तो परंपरागत सत्ता होती थी प्राचीन काल में। मध्यकालीन भारत में राजा महाराजाओं का जब शासन होता था तो जनता उसे फॉलो करती थी। दोस्तों, करिश्माई सत्ता व्यक्तिगत गुणों यानी व्यक्तित्व के अलौकिक विशेषताओं पर आधारित होता है। व्यक्तिगत विशेषताओं या व्यक्तित्व की विशेषताओं, व्यक्तित्व की अलौकिक गुणों के आधार पर होता है। यानी आम आदमी से अलग किसी के व्यक्तित्व में कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? करिश्माई सत्ता के रूप में जानते हैं। करिश्माई सत्ता जैसे महात्मा गांधी है, नेहरू है, पटेल है, मार्टिन लूथर किंग है, नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा है, ये इनके आदेशों को लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके व्यक्तित्व में आम आदमी से कुछ अलग क्वालिटी है, स्पेशल गुण है, तो करिश्माई सत्ता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कानूनी तार्किक सत्ता।
यानी सोच समझ के बनाए गए तटस्थ नियम कानूनों पर आधारित, निष्पक्ष और तटस्थ कानून नियमों के आधार पर जो सत्ता होती है वो कानूनी तार्किक सत्ता होती है। क्या होती है? कानूनी तार्किक सत्ता होती है। तो आधुनिक समय में नौकरशाही का आधार इसने कानूनी तार्किक सत्ता को ही माना है। दोस्तों, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के भी 3 प्रकार बताए हैं, सत्ता के आधार पे ही 3 प्रकार बताए हैं। पहला परंपरागत नौकरशाही, जो परंपरागत सत्ता पे आधारित होती है। करिश्माई नौकरशाही, जो करिश्माई सत्ता पे आधारित होती है। और तीसरा कानूनी तार्किक नौकरशाही, जो कानूनी तार्किक नियम कानूनों पे, संविधान के शासन पे आधारित होती है। तो इसमें सबसे बढ़िया नौकरशाही किसको बताया इन्होंने? कानूनी तार्किक नौकरशाही को सबसे अच्छा नौकरशाही का प्रकार बताया। ये 3 प्रकार की नौकरशाही की चर्चा कौन करते हैं दोस्तों? ये करते हैं एफएम मार्क्स कहते हैं, सॉरी मैक्स वेबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एफएम मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के 4 प्रकार। एफएम मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के 4 प्रकार बताए इन्होंने, एफएम मार्क्स ने, फॉस्टीन मार्क्स ने। अभिभावक, पहली नौकरशाही बताई इसने, अभिभावक नौकरशाही। दूसरी है जातीय नौकरशाही। तीसरी है संरक्षक नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही। और चौथी जो है वो है योग्यता आधारित। दोस्तों, अभिभावक नौकरशाही, जैसा नाम से पता लग रहा है कि जब जनता और नौकरशाही के बीच में संबंध अभिभावक वाला हो, जैसे माता पिता अपने बच्चों की जिस तरह से देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, संभालते हैं, या माता पिता की सेवा बच्चे करते हैं, या माँ बाप और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध के आधार पे नौकरशाही और जनता के बीच वैसा ही संबंध होता है, यानी उसी तरह की देखभाल का संबंध होता है। तो ऐसी नौकरशाही को अभिभावक नौकरशाही कहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल चीन के शुंग काल का कोई डायनेस्टी हुई है, उस डायनेस्टी में इतिहास में बताते हैं कि शुंग कालीन प्रशासनिक व्यवस्था इसका एग्जाम्पल मानी जा सकती है अभिभावक नौकरशाही का। नेक्स्ट है जातीय नौकरशाही। जातीय नौकरशाही यानी जाति विशेष या वर्ग विशेष के लोगों को ही प्रशासकीय सेवाओं में आने का, नौकरशाही में आने का मौका मिलता है। जैसे प्राचीन काल में मध्यकालीन भारत के अंदर तथाकथित उच्च वर्ण जो होते थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही प्रशासकीय सेवाओं में आने का मौका मिलता था, वैश्य और शूद्र वर्ग को नहीं मिलता था। तो ये जातीय नौकरशाही कहलाती है। वर्तमान में इसके जो अवशेष हैं वो इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में पाए जाते हैं। संरक्षक नौकरशाही, इसी की आड़ में लूट प्रणाली डेवलप होती है, अमेरिका की लूट प्रणाली, जिसके बारे में मैंने आपको उद्भव विकास के टाइम चर्चा भी की थी। संरक्षक नौकरशाही का मतलब होता है कि जनता और नौकरशाही के बीच में या सरकार के बीच में जो संबंध है वो संरक्षक वाला, गार्जियन वाला संबंध होता है, उसी तरह से देखभाल करते हैं। तो इसकी आड़ में लूट प्रणाली डेवलप होती है, जैसा कि अमेरिका का सिस्टम है, अमेरिका में राष्ट्रपति का सिस्टम है। मैंने आपको लूट प्रणाली के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि संरक्षक नौकरशाही जो है लूट प्रणाली के संरक्षक नौकरशाही के परिणाम स्वरूप लूट प्रणाली डेवलप होती है, और स्पॉइल सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो स्पॉइल सिस्टम की चर्चा भी हमने की थी। योग्यता आधारित नौकरशाही मतलब ओपन कंपटीशन के आधार पर, खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो भी एग्जाम पास करेगा, जो भी योग्यता रखेगा, वो व्यक्ति सेवाओं में आ सकता है। ये सबसे अच्छी नौकरशाही बताई इन्होंने, एफएम मार्क्स ने। कौन सी? योग्यता आधारित नौकरशाही को सबसे अच्छा नौकरशाही का प्रकार इन्होंने बताया था। अब इसके बाद में हम लास्ट टॉपिक पे इनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मैक्स वेबर का जो टॉपिक है वो है आदर्श प्रकार नौकरशाही प्रतिमान। आदर्श प्रकार नौकरशाही प्रतिमान की विशेषताएं क्या है? आदर्श प्रकार नौकरशाही प्रतिमान के बारे में एक तो सबसे पहले कहा कि इन्होंने ये काल्पनिक मॉडल है, काल्पनिक या आदर्शात्मक मॉडल है,
काल्पनिक एवं आदर्शात्मक मॉडल है, ये कानूनी तार्किक सत्ता पे आधारित है। कानूनी तार्किक सत्ता पर आधारित है। कानूनी तार्किक सत्ता पर आधारित मॉडल है। तीसरी बात, ये दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी मॉडल में, किसी भी नौकरशाही में नहीं पाया जाता। ये विशेषता 100% नहीं पाई जाती। ये एक पूर्ण तार्किक मॉडल है। कैसा है? पूर्ण तार्किक, कंप्लीट रैशनल मॉडल है। ये पूर्ण तार्किक वगैरह मतलब इसमें किसी प्रकार की 0.1% भी कमी नहीं है। ऐसा मॉडल प्रैक्टिकली पाया जाना, किसी प्रशासनिक व्यवस्था का पाया जाना इस तरह से संभव नहीं है। लेकिन ये कहता है कि मेरा मॉडल आदर्शात्मक मॉडल है, काल्पनिक है, मेरी कल्पना में है कि नौकरशाही कैसी होनी चाहिए, और उसके आधार पर विभिन्न देश अपनी अपनी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का कंपैरिजन करें मेरे मॉडल के आधार पे, और जो कमियां नजर आएँ उन कमियों को सुधारते जाएं। जिस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में, नौकरशाही में जितनी कमियां दूर होंगी, वो देश की प्रशासनिक व्यवस्था मेरे मॉडल के उतनी ही करीब आती जाएगी और वो देश उतना ही विकसित हो जाएगा, विकसित समाज बन जाएगा। तो इसने अपने मॉडल की बहुत सारी विशेषताएं बताई। जैसे इसने कहा कि सबसे पहले जब आप नौकरशाही का निर्माण करो तो उसकी औपचारिक एवं लिखित संविधान होना चाहिए। उसका औपचारिक एवं लिखित संविधान होना चाहिए, नियम कानून होने चाहिए। दूसरा, इसने बताया लिखित और औपचारिक उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण भी लिखित और औपचारिक रूप से ही होना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होना चाहिए, उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए। तीसरा, लिखित एवं औपचारिक संचार होना चाहिए। 100% लिखित एवं औपचारिक संचार होना चाहिए। लिखित एवं औपचारिक संचार होना चाहिए। प्राधिकार और उत्तरदायित्व एकदम 100% समान अनुपात में होना चाहिए। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व समान अनुपात में और सहगामी होना चाहिए 100%। नेक्स्ट कहता है पदसोपानिक श्रृंखला, औपचारिक पदसोपानिक श्रृंखला होनी चाहिए, संरचना पदसोपानिक होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, कार्य विशेषीकरण पर बल देना चाहिए, कार्य विशेषीकरण पे बल देना चाहिए। इसके बाद कहता है कि कर्मचारियों की योग्यता आधारित भर्ती होनी चाहिए। एवं उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके बाद में ये कहता है कि उनको वेतन भत्ते उचित मात्रा में, काम के अनुसार, ज़्यादा मुश्किल काम है, ज़्यादा मुश्किल प्रकृति का काम है तो काम के अनुसार ही वेतन भत्ता तो ज़्यादा देना चाहिए मुश्किल काम के लिए, और आसान काम है तो आसान यानी कम वेतन भत्ता दिया जा सकता है। वेतन भत्ते भी उसी तरीके से दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट ये कहता है कि उनको आजीवन सेवाएं मतलब कार्यकाल की सुरक्षा मिलनी चाहिए, इतना पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी आवश्यकताएं उसी से पूरी कर सके और किसी काम पर उसे डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी पड़े, ऐसा भी इसमें बताते हैं। साथ में ये कहते हैं कि व्यक्तिगत हैसियत और सार्वजनिक हैसियत में अंतर करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति कह लो चाहे सार्वजनिक हैसियत कह लो, सार्वजनिक संपत्ति एवं व्यक्तिगत संपत्ति में अंतर होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति में अंतर होना चाहिए मतलब क्या हुआ कि आप
जब सरकारी सेवा में रहते हुए काम कर रहे हैं तो सरकारी पद पे रहते हुए सरकारी संसाधनों का आप सरकारी हित में यूज करें, व्यक्तिगत हित में उनका उपयोग नहीं होना चाहिए, उन पर अपना आधिपत्य नहीं जमाना चाहिए। 100% इस बात को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें, ये और भी वही क्रम व्यवस्था कर्मचारियों में, कर्मचारी नीचे वाले कर्मचारियों के साथ में जो है साम्यता का व्यवहार होना चाहिए उच्च अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें तो क्रम व्यवस्था, साम्यता, पहल की बात भी ये कहते हैं कि कर्मचारियों को पहल की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसके बाद ये राजनीतिक रूप से प्रशासन को राजनीतिक तटस्थता की बात कहते हैं, राजनीतिक तटस्थता एवं अनामता की बात करते हैं, तटस्थता एवं अनामता, तटस्थता एवं अनामता की बात करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने आइडियलिस्टिक बातें की हैं। आइडियलिस्टिक बातें मतलब आदर्शात्मक बातें, यानी ये कहते हैं कि 0.1% भी कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार जो नौकरशाही है वो नौकरशाही में ये सारी विशेषता 100% होनी चाहिए। किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था में अगर ये विशेषताएं मौजूद हैं 100% है तो उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगी और प्रशासन पूरी तरह से सफल हो जाएगा, यानी वो देश भी अपने आप में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली। हालांकि इसको प्राप्त करना 100% संभव नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्राप्त किया जा सके। इन्होंने तटस्थता और अनामता की बात कही। तटस्थता अनामता का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ उच्च अधिकारी, आपको पता है संगठन में ऊपर के लेवल पर मंत्री होता है प्रशासन में, और यहाँ पर लोक सेवक होता है। लोक सेवक यानी मंत्री के नीचे प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी, नीचे वाले कर्मचारी सब इसी के लीडरशिप में काम करते हैं। तो जब मंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, उसको जब सलाह देनी है तो राजनीतिक रूप से तटस्थ रह करके काम करना है, सलाह देनी है, उसके आदेशों को लागू भी राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर करना है, बायस्ड होकर काम नहीं करना है। इसी को कहते हैं राजनीतिक तटस्थता। हमारे देश में तटस्थ नौकरशाही पाई जाती है, चीन में प्रतिबद्ध नौकरशाही पाई जाती है, वहाँ राजनीतिक दल की प्रति प्रतिबद्धता होती है। हमारे देश में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता होती है, ना कि राजनीतिक दल के प्रति। दल कोई भी सत्ता में हो, प्रशासन को तटस्थ भाव से, राजनीतिक रूप से तटस्थ ऐसे ही रहते हुए ही काम करना है। और अनामता का मतलब होता है कि जैसा सरकार चलिए, जैसा मंत्री आदेश दे रहे हैं, उसको इस बात की परवाह किए बिना कि इसको आदेश को लागू करने से बुराई मिलेगी या भलाई मिलेगी, इसकी परवाह किए बिना आपको मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में काम करना है, यानी पर्दे के पीछे से काम करना। पर्दे का नाम क्या है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। यानी कर्मचारी अधिकारियों को, प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को तटस्थता और अनामता के आधार पर काम करना है। जैसा सरकार चाहती है वैसा करना है। बुराई मिलेगी तो सरकार को, भलाई मिलेगी तो सरकार को, हमको पर्दे के पीछे से बेनाम रह करके काम करना है। दोस्तों ये सारी विशेषताएं जो है आदर्श नौकरशाही प्रतिमान की विशेषताएं हैं, जो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये पढ़ी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको ये बातें अब समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब एक और विचारक है फोलेट, लेकिन आपसे जनरल स्टडीज का पेपर है तो वहाँ पूछे जाने की संभावना कम है, इसलिए फास्ट रिवीजन क्लास होते हुए को ध्यान में रखते हुए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित जो विचारक हैं वो सारे के सारे विचारक जो मेनली हम पढ़ते हैं एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैंने एक टच करते हुए मैं निकला हूँ, ज़्यादा डीपली गहराई से नहीं पढ़ाया है। मैं समझता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम शास्त्रीय विचारकों की एक साथ आलोचना कर ले, सारे शास्त्रीय विचारकों की आलोचना करें तो जितने भी शास्त्रीय विचारधारा की पूरी की ही आलोचना कर लेते हैं शास्त्रीय विचारधारा की। तो सबसे पहली बात तो एक मशीनी या यांत्रिक अवधारणा है। मशीनी या यांत्रिक संगठन को ये मशीन के रूप में, कर्मचारियों को मशीन के पुर्जे के रूप में देखते हैं। दूसरी बात,
इन्होंने मानवीय अभिप्रेरणा के कैरेट एंड स्टिक थ्योरी का ही समर्थन किया। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी का ही समर्थन करते हैं, गाजर छड़ी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मतलब ये मानवीय अभिप्रेरणा को अति सरलीकृत करते हुए केवल लालच और भय पर ही आधारित मानते हैं। इन्होंने लालच और भय को ही फोकस किया, मानवीय व्यवहार पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अभिप्रेरणा संबंधी जो विभिन्न अन्य पहलू हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने केवल आर्थिक पहलुओं पर ही ध्यान दिया। ये भी संगठन को बंद व्यवस्था मानते हैं। बंद व्यवस्था यानी बाहर की परिस्थितियों पर ये ध्यान नहीं देते, यानी पारिस्थितिकी उपागम पर ये ध्यान नहीं देते। संगठन खुली व्यवस्था होता है, जबकि इन्होंने संगठन को बंद व्यवस्था माना। आंतरिक कार्य दशाओं को सुधारने पे तो बल दिया, लेकिन बाह्य परिस्थितियों को सुधारने पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये जो शास्त्रीय विचारक हैं, ये सहभागी प्रबंधन पर भी बल नहीं देते, नीचे वाले कर्मचारियों की सलाह नहीं लेते हैं, सहभागी प्रबंधन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट, सबसे बड़ा आलोचक, शास्त्रीय विचारधारा का जो सबसे बड़ा आलोचक है वो है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन जो सबसे बड़ा व्यवहारवादी भी माना जाता है, और उस हर्बर्ट साइमन ने इनको कहावतें या मुहावरे कहा, क्योंकि प्रशासन के ये सिद्धांत युग्मों में चलते हैं। युग्मों में चलने का मतलब है कि ये एक दूसरे का खंडन करते हैं। एक सिद्धांत को लागू करो तो दूसरे का खंडन, दूसरे को लागू करो तो पहले का खंडन कर देते हैं। ये अवैज्ञानिक होते हैं। मैं जब क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ तो इसको भी एक्सप्लेन करके डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि कैसे पदसोपान का सिद्धांत नियंत्रण के क्षेत्र का खंडन करता, नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत पदसोपान के सिद्धांत का खंडन करेगा। आदेश की एकता सिद्धांत जो है कार्य विशेषीकरण का विपरीत है, और कार्य विशेषीकरण आदेश की एकता के विपरीत है। ऐसे करके बहुत सारी सिद्धांत जो इन्होंने आपस में सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में शामिल किए हैं शास्त्रीय विचारकों ने, ये सिद्धांत एक दूसरे का खंडन कर देते हैं। तो दोस्तों, एक दूसरे का खंडन करने के आधार पे जो इन्होंने इन सार्वभौमिक सिद्धांत माना, जबकि ये तो आपस में एक दूसरे का विरोधाभासी हैं, तो सार्वभौमिक तो हो ही नहीं सकते, इनको एक साथ लागू ही नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पे इन्होंने जो भी थ्योरीज डेवलप की, इन्होंने विज्ञान बनाने का दावा किया, वो सारा की सारा झूठा साबित होता है। तो ये सारी की सारी आलोचनाएं हैं, बहुत सारी आलोचनाएं हैं। इनके अलावा भी आलोचनाएं हो सकती हैं शास्त्रीय विचारकों की। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, फास्ट रिवीजन क्लास का जो अपना मॉड्यूल है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इतना ही इस पे डिस्कस करेंगे। आप इन पॉइंटों को भी क्लियर करके आएंगे, लिख के आएंगे, तो आपका जो शब्द सीमा उनके बेसिस पे आप क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। अब दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, शास्त्रीय विचारधारा, शास्त्रीय उपागम से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसा एक तो क्वेश्चन आया, कौन सा, मैंने आपको चर्चा की, PO-CCC से क्या तात्पर्य, पोस्ट कॉर्प से क्या तात्पर्य। अब इसका आंसर आपको 15 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले ये बताना है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय गतिविधियां, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित या हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधक के कार्य, जिन्हें PO-CCC के नाम से जाना जाता है, या 5 प्रकार की प्रबंधकीय गतिविधियां, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कमांड, C फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर कंट्रोल। ऐसे करके आप लिखोगे डिटेल, तब पता लगेगा कि क्या है। तो आपको ये जरूर बताना है कि PO-CCC क्या है, प्रबंधकीय गतिविधियां या प्रबंधक के कार्य किसके अनुसार, हेनरी फ्योल के अनुसार, और इनका मीनिंग क्या होता है। ये सारी बातें आप बताओगे तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। पोस्ट कॉर्प शब्द का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये लूथर गुलिक के अनुसार 7 गतिविधियां, इनका मीनिंग क्या होता है। प्रबंधकीय गतिविधियां, प्रबंधक के कार्य कह सकते हैं। ये पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण भी इसके आधार पर बना हुआ है, जो क्षेत्र से संबंधित होता है। क्षेत्र आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वहाँ पे मैंने नहीं बताया आपको। इसी तरीके से आपको जो सत्ता के 3 प्रकार, या मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के 3 प्रकार पूछ लिए जाते हैं, परंपरागत नौकरशाही, करिश्माई नौकरशाही और कानूनी तार्किक। FM मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। चारों प्रकार की नौकरशाही मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन की मैंने चर्चा की। जैसे आपके एग्जाम में पूछा, आदेश की एकता और निर्देशों की एकता में क्या अंतर है।
आज मैंने बताया कि एक कर्मचारी और एक अधिकारी संबंध को हम क्या कहेंगे, आदेश की एकता। और एक नीति कार्यक्रम का एक ही बॉस होना चाहिए, यानी एक नीति कार्यक्रम के संबंध में जितने भी निर्देश दिए जाए उनमें एक रूपता होनी चाहिए, इसे हम निर्देशों की एकता कहते हैं। व्यापक अवधारणा कौन सी है, निर्देशों की एकता है। ये सारी बातें, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। शास्त्रीय विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, सबसे बड़ा आलोचक कौन है, तो वो है कौन, साइमन। दोस्तों, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके शास्त्रीय विचारधारा के अंदर बनते हैं। किसने कितने सिद्धांत बताए, ये भी पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन। तो कोई भी विचारधारा आपसे पूछ लेंगे, तदनुरूपता का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो लिखिएगा शास्त्रीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित प्रमुख विभिन्न सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत प्राधिकार सिद्धांत डैश करके लिखो, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व समान अनुपात में और सहगामी होना चाहिए। हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक इसके प्रबल समर्थक है। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक इसके प्रमुख समर्थक हैं। तो इसमें आप लिखिएगा कि प्राधिकार के बिना उत्तरदायित्व का अधीन होता है और बिना उत्तरदायित्व के प्राधिकार खतरनाक सिद्ध हो सकता है, जैसा कि यह स्टेटमेंट हेनरी फ्योल ने दिया है। तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ चीज़ों को। पढ़ तो आपने लिया, मेहनत तो आपकी, सफलता आपकी मेहनत से होगी। मैं आपके एक रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पुराने स्टूडेंट्स कोई भी मेरे से जुड़े हैं या पहले कहीं किसी इंस्टीट्यूट में किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़े हैं, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और जो नए स्टूडेंट्स कोई भी पढ़ना चाहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, मुझे ये भी पता है कि मार्केट में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक टीचर्स का अपना अपना एक पढ़ाने का तरीका और दृष्टिकोण होता है। हो सकता है मेरा उनसे थोड़ा सा अलग हो सकता है मेरे से बेटर भी हो किसी का, या मेरे से कम, जो भी है वो हर स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, हमारे जो एक टीचिंग स्टाइल और बच्चे की समझने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा नए बच्चों को भी मिल रहा होगा, और जो मेरे से नहीं पढ़े उनसे भी, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट ज़रूर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर जो रिवीजन करा रहा हूँ उसमें से 90% चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ शास्त्रीय उपागम की चर्चा हमने कर ली, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर इसके बाद में मानव संबंध उपागम और व्यवहारवादी उपागमों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, और नींद, हाँ ये ध्यान रखना 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेते रहें। बिना नींद लिए पढ़ोगे तो सही, लेकिन याद नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं है। और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं फिर से नई टॉपिक लेके नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।